Hello everyone, welcome to Concept Decoder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. This lecture will be the last lecture of electricity, and today we will learn about electric power or simply power. तो मैं क्या हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर और पावर. देखो इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए अपने को क्लास 9th में जाना होगा. 9th में हम लोग पढ़े थे पावर के बारे में, पावर क्या होता है. तो यूनिट टाइम में कौन कितना वर्क करता है उसको हम बोलते हैं पावर. ठीक है, इसको समझोगे जरा क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को. मान लो कि अपने पास दो रोड है, दोनों रोड पे एक इंसान खड़ा है, इस रोड पे एक इंसान खड़ा है. ठीक है, इस बॉक्स को ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर यहाँ पे डिस्प्लेस करता है. मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डिस्प्लेस करता है 2 सेकंड में. ये रोड पे ये बंदा सेम फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करता है 10 सेकंड में. ठीक है, सेम फोर्स लगाकर 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर. देखो हम ये बोल सकते हैं कि इस बंदे के पास पावर ज्यादा है. क्यों पावर ज्यादा है? क्योंकि ये जो इस बक्से पे वर्क डन कर रहा है, ध्यान समझना, फोर्स लगा रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. मान लो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है? वर्क डन होता है. यहाँ भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही सेम है, तो यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क डन होगा. ये और ये दोनों वर्क डन कर रहे हैं. ठीक है, ये इस बक्से को यहाँ से लेकर यहाँ में 2 सेकंड में पहुंचा रहा है. ये इस बक्से को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे 10 सेकंड में डिस्प्लेस कर रहा है. हम बोल सकते हैं कि इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है. क्यों कम है और क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये सेम बक्से को कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस कर रहा है. मतलब ये जो वर्क डन कर रहा है वो कम समय में कर रहा है और ये वर्क डन ज्यादा समय में कर रहा है. इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. मतलब कि कोई भी वर्क डन कितने समय में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम. कौन कितना वर्क डन करता है यूनिट टाइम में उसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे. इसको लिखोगे ध्यान से. पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन अ बॉडी पर यूनिट टाइम. ठीक है, यूनिट टाइम में कौन कितना वर्क डन करेगा उसको हम बोलेंगे पावर. पावर को रिप्रेजेंट क्लास 9th में किस चीज से करते थे? पी से करते थे. तो क्लास 10th में भी पी से ही करेंगे. तो लिखोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. अगर ध्यान से समझना, पावर का फॉर्मूला क्या होता था तो उसके डेफिनेशन में ही छिपा है. क्या? पावर एच का मतलब इक्वल टू डिवाइड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम. मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम. अगर पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन टी. ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वर्क डन किस पे होता है? तो वर्क डन होता है चार्ज पे. ध्यान से समझना, किसी एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपने को ले जाना होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में. इस चार्ज को यहां से यहां पे ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, और हम जानते हैं कि इस चार्ज पे जो भी वर्क डन होगा पोटेंशियल के बराबर होगा या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वर्क डन क्या करते हैं? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये होता है ना, यहाँ से तुम वर्क डन निकालोगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा वर्क डन. अच्छा, मेरे पास पावर क्या था? वर्क डन पर यूनिट टाइम. पावर वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल इंटू चार्ज अपॉन टाइम. इस P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी. इसमें V इंटू क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं ना, दोनों को अलग कर सकते हैं. चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब जो पावर होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी में पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट.
ठीक है, तो इसी बात को लिखोगे, इन इलेक्ट्रिसिटी पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इसका एसआई यूनिट का। तो क्लास 9th में हम समझे थे कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है। तो चाहे तो हम बर्डन किसी ऑब्जेक्ट पे करें या तो फिर किसी चार्ज पे करें, मेरा एसआई यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब पावर मेरा सेम ही होगा। तो इट्स एसआई यूनिट इज वाट। लिखोगे नेक्स्ट में, इट्स एसआई यूनिट इज वाट। ठीक है, पावर मेरा कैसा क्वांटिटी होता था, पावर मेरा स्केलर क्वांटिटी होता था, क्योंकि पावर को हम अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पावर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल। अब जो समझते हैं नोट में, बात तो समझोगे। हम पावर को किसी दूसरे टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी हम कैलकुलेट किए हैं कि जो पावर होता है इलेक्ट्रिसिटी में वो V इंटू आई होता है, पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम ओम्स लॉ से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो V होता है वो क्या होता है, I इंटू आर होता है। पावर बराबर V इंटू आई, इस V की जगह पे आई आर पुट कर सकते हैं ना, आई आर इंटू आई, द पावर क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। तो जो पावर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। मतलब ये पावर हम किस टर्म में निकाल दिए, रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, नोट नंबर 2, हम जानते हैं पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अभी इस V को हम पुट किए थे फर्स्ट नोट में, अब क्या करेंगे, आई का वैल्यू पुट करेंगे। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो V अपॉन आर होता है। ठीक है, पावर बराबर क्या है, V इंटू आई, इस आई की जगह पे V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो V इंटू आई की जगह पे V अपॉन आर, पावर क्या हो जाएगा, V इंटू V स्क्वायर अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस के टर्म में जो पावर हुआ वो किस रूप में आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के बेसिकली 3 फॉर्मूला हो गया, क्या, पहला P इज इक्वल टू आई इंटू वी, सेकेंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और चौथा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान से समझना, ये तीनों फॉर्मूला को हम कब कब यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम देगा, हम अभी बता रहे हैं। देखो, जब कभी भी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। जब कभी किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला यूज होता है। जब कभी किसी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो ये मेरा फॉर्मूला होगा, ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में काम देगा। तो 3 फॉर्मूला हो गया पावर का, P बराबर आई वी, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलो देखोगे पावर का जो एसआई यूनिट होता था वो क्या होता था, वाट होता था। वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग पावर का जो एसआई यूनिट होता है उसको वाट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं हॉर्स पावर में। जब कभी तुम मोटर खरीदने जाते होगे तो उस पे वाट सिर्फ नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, हॉर्स पावर लिखा होगा। मतलब 1 HP का मेरे पास मोटर है, 2 HP का मोटर है। तो जो पावर का कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है, हॉर्स पावर। ठीक है, तो हेडिंग दोगे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होगा, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट हो गए, तो 746 वाट का 1 हॉर्स पावर होगा। ठीक है, ये तुम्हारा होगा कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर समझ में आ गया तो आराम से हम लोग क्या समझते हैं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझते हैं। तो मेरा हेडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इसको जरा एक हम फॉर्मूला से डेफिनेशन निकालेंगे। क्या होता है, अभी अभी हम पढ़े, जो पावर होता है वो मेरा वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। हम क्लास 9 का कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क डन किसके बराबर होता था? हमेशा एनर्जी के बराबर होता था। इसको बोला जाता था वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 9 में पढ़े होगे। तो वर्क को हम एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क के जगह पे एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। मतलब एनर्जी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। मतलब पावर और टाइम को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर और तुम आगे बढ़ाना चाहोगे तो कर सकते हो। ई बराबर इलेक्ट्रिकल पावर, ये है इलेक्ट्रिकल पावर। अभी अभी हम ड्राइव किए कितना, V इंटू आई, ठीक है। तो इस P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इंटू करंट, और ये टाइम तुम्हारा हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करना होगा तो इस फॉर्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या करेंगे कि एनर्जी इज डिफाइंड एज, एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो मेरा होता है जूल। तो लिखोगे इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, तो एनर्जी मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एनर्जी बराबर, जो यहीं से निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर, टाइम स्केलर हो जाएगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना ये हो गया खत्म। एक जगह बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि हम लोग एनर्जी जो जूल में बात करते हैं, ये तो मेरा ऐसा यूनिट हो गया। हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट में, मतलब दैनिक लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेडिंग देना इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गया होगा, तो हम लोग समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट जूल होता है, क्या वही यूज करते हैं हम लोग अपने घर में जो भी बिजली बिल आता होगा, क्या जूल यूज किया जाता है या कोई और यूनिट यूज किया जाता है? तो देख ध्यान से समझना, जब कभी तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल बिल आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, तो उसमें किलोवाट आवर लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आवर। हेडिंग देना कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है मेरा किलोवाट आवर। लिखोगे कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हमेशा kWh से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किलोवाट आवर क्या होता है, जरा इसको डिफाइन कर लोगे तो मेरा हेडिंग 1 किलोवाट आवर। ध्यान से समझना, 1 किलोवाट आवर को हम ये लिख सकते हैं, 1 किलो के 1000, वाट आवर को वाट इंटू आवर। मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे में 1000 वाट का पावर कंज्यूम करता हो तो उसके यूनिट को हम क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर बोलेंगे। लिख लोगे 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज if an electrical appliance
consumes 1000 watt of power for 1 hour। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1000 वाट का पावर 1 घंटे में यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर। देखो किलोवाट आवर मेरा किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हम जूल भी बताए थे। किलोवाट आवर और जूल दोनों यूनिट्स हैं किनके, दोनों यूनिट्स है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जब दोनों सेम चीज का यूनिट है, इसका मतलब इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। तो चलो जरा समझते हैं वो रिलेशनशिप को। तो मेगा हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ध्यान से समझोगे, हम किलोवाट आवर से चलेंगे और जूल निकाल लेंगे। क्या होता है 1 किलोवाट आवर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 किलो के 1000 इंटू वाट इंटू आवर लिख सकते हैं ना। ठीक है, 1000 ये पावर, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो जूल पर सेकंड। इस आवर को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 3600, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड से सेकंड गया, ये कितना हो जाएगा 3600 इंटू 1000। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 3 और 2 5 मतलब 336 इंटू 10⁵ इस बड़े को छोटा करना है, इसको छोटा करना है, इसको एक बड़ा कर दो। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कमर्शियल यूनिट खत्म। द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान से समझोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसको बोलते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है इसका मतलब क्या कि चार्ज फ्लो करता होगा। अब उसमें किसी कंडक्टर में तो विलियंस ऑफ चार्ज है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा कॉलिजन के कारण। तो जब कभी भी ध्यान से समझोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। देखो जब कभी भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं जरा ध्यान से। मान लो ये कंडक्टर है अपने पास। ठीक है, हम जानते हैं किसी कंडक्टर में विलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, इसका मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा और टकराते हुए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, टकराने के कारण क्या होगा, इनके बीच में कॉलिजन होगा, कॉलिजन के कारण कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। ये जो कॉलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है इस कंडक्टर के बाहर एटमॉस्फेयर में रेडिएट करता है। और हम बोलते हैं कि जब कभी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। इस बात को पहले लिखोगे, when your electric current flows through a conductor, the conductor becomes heated and radiates heat energy around it। ठीक है, जब कभी भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर से हीट रेडिएशन के रूप में रेडिएट करता है। इसको हम बोलते हैं
क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम जो ये समझ गए कि अगर इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। मान लेते हैं कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो H हो रहा है। ये H कितना होगा, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो इस हीट प्रोड्यूस्ड हीट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ध्यान से समझना, मान लो अपना एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के थ्रू I करंट T टाइम के लिए फ्लो किया है। इस कंडक्टर का जो अपना रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। इस रेजिस्टेंस के कारण इसमें जो हीट रेडिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, H हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ये जो हीट होगा ना, ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा हीट उतना ही ज्यादा रेडिएट करेगा। तो लिखेंगे कि हीट इन अ कंडक्टर is directly proportional to the square of current flowing through it, इस स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, that is H is directly proportional to I square, मतलब heat is directly proportional to square of electric current, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो हीट रेडिएट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का। जितना किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना ही उसमें हीट प्रोड्यूस करेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to resistance। इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, that is H is directly proportional to R। तीसरा बात, किसी कंडक्टर से अगर किसी R रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर से अगर I करंट फ्लो कर रहा हो तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो टाइम पे भी डिपेंडेंट होगा। जितने टाइम के लिए हीट उसमें करंट फ्लो करेगा उतने टाइम के लिए उसमें हीट रेडिएट करेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे तुम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का टाइम बढ़ाओगे उसमें उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हीट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। लिख लोगे हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to time, ठीक है। अगर इस बात को तुम मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, 1, 2 और 3 तीनों का अगर तुम कंबाइन करके लिखना चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 2 and 3 हम क्या लिख सकते हैं कि H is directly proportional to I square into R into T। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी को जैसे तुम हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वो कांस्टेंट मान लेते हैं किसके बराबर है, K टाइम्स के बराबर है, तो I स्क्वायर R T। प्रैक्टिकली ये देखा गया है ना कि यूनिट टाइम के लिए, यूनिट रेजिस्टेंस के लिए, यूनिट इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये जो K का वैल्यू आता है क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हीट बराबर होगा I स्क्वायर R T एंड दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हीट क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ये खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।